अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस करूँगा बेटा वो है अक्टूबर नवंबर 2022 और उसका वेरिएंट 12 बेटा। ठीक है, एमसीक्यू ओ लेवल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which piece of apparatus would be most suitable for measuring exactly 37 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस अमोनिया? आपको 37 सेंटीमीटर क्यूब एक्यूरेटली मेजर करना है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस में बेटा हम मेजरिंग सिलेंडर तो पहले हटा देते हैं, वो एक्यूरेट नहीं होता एज कंपेयर टू ब्यूरेट, एज कंपेयर टू पिपेट। अब आंसर हो सकता है ए, बी और सी में। गैस सिरिंज के अंदर हम लोग बेसिकली गैस कलेक्ट करते हैं, तो नॉट सूटेबल। ए और बी में से कोई एक आंसर है। पिपेट फिक्स्ड वॉल्यूम को लेता है, ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल भी हो यानी 37 सेंटीमीटर क्यूब फिक्स तो नहीं है ना। तो हम इसके लिए एक्यूरेट मेजरमेंट एपरेटस के लिए कौन सा एपरेटस यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा बेस्ट? इन दोनों में से ए और बी में से ए को बेटा एक्यूरेट मेजरमेंट भी है और 37 आप इससे मेजर भी कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। When iron reacts with dilute hydrochloric acid, hydrogen is formed. ठीक है। Impurities in iron means that some hydrogen sulfide gas H2S is also formed. ठीक है। Hydrogen sulfide gas is soluble in water. ठीक है। Water vapor can be removed from mixture of gases using concentrated sulfuric acid. वाटर वेपर्स रिमूव करने का मतलब ये हो गया, आप गैस को ड्राई करना चाह रहे हैं। उसमें जो वेपर्स हैं अगर वो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे बेटा, तो जो गैस प्रोड्यूस होगी एंड में मिलेगी वो ड्राई गैस होगी। विच डायग्राम शोज apparatus suitable to prepare pure ड्राई सैंपल ऑफ हाइड्रोजन? अच्छा ठीक है, हमें apparatus दिए। हमें apparatus ए देखिए, ए, बी और सी। अच्छा मैं सबसे पहले एपरेटस ए को हटा रहा हूँ। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे ना टैप नहीं दिया हुआ, नो टैप। क्योंकि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो इसमें से बाहर वापस आ सकती है ना, तो ये थीसिल फनल नहीं है, इसलिए मैंने ए को हटा दिया। तो ये सूटेबल नहीं लग रहा है मुझे। आगे आओ, ऑप्शन बी, सी और डी में से आते हैं। ऑप्शन बी को देखें। अगर यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही हो H2S और H2O और H2, तो ये गैस यहाँ आएगी, वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी H2S। सही है, वाटर में एब्जॉर्ब H2S होनी चाहिए, होगी नहीं। क्यों इसलिए नहीं होगी बेटा? आप सोचें यहाँ पे गैस अंदर पानी में जाने के बाद यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी? यानी पानी के अंदर से ट्रेवल तो नहीं कर सकती ना गैस, इसलिए मैं ऑप्शन बी हटा रहा हूँ बेटा। आगे चलो, ऑप्शन सी को देखता हूँ। यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हुई कौन सी? हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर्स और हाइड्रोजन। अब वो यहाँ आई, पहले जब वो गैसेस इसमें से निकलेंगी बाहर, तो कौन सी गैस वाटर में एब्जॉर्ब हो चुकी होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ पे क्या बचेगा? H2O और हाइड्रोजन। अब जब ये गैस वापस इस सल्फ्यूरिक एसिड में जाएगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इन दोनों गैसेस में से, यानी वेपर्स को भी गैस ले रहा हूँ, वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो जाएगा और यहाँ कौन सी गैस मिलेगी आपको? हाइड्रोजन। तो यानी यहाँ आपको कलेक्शन में क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस। मुझे लगता है ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। अपनी समझ के लिए ऑप्शन डी भी देखते हैं, ज़रा देखिएगा ऑप्शन डी को। यहाँ पर 3 तरह की गैसेस मिल रही हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर और हाइड्रोजन। वो यहाँ पे आएंगी और यहाँ, अब देखो ज़रा इधर चेक करो, यहाँ पर
H2O एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या बचेगी, H2S बचेगी, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन। अब सवाल ये है कि अगर ये H2S वापस से वाटर में जाएगी तो ड्राई गैस तो नहीं होगी ना। इसका मतलब है पहले वाटर होना चाहिए, बाद में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, ताकि अगर वाटर वेपर्स हों तो वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब सपोज करो यहाँ जो वाटर वेपर बनेंगे उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, वो तो गैस के साथ साथ यानी हाइड्रोजन के साथ साथ वाटर वेपर भी कलेक्ट हो जाएगा, जबकि उसने क्या लिखा है कि आपको ड्राई गैस मिलनी चाहिए। इसीलिए वाटर वाली बात एंड में नहीं होनी चाहिए, वरना उसमें से पास होने के बाद वाटर वेपर्स भी आपकी गैस के साथ प्रोड्यूस होंगे या कलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए एपरेटस डी भी मुझे गलत लग रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द राइट आंसर इज सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। द फॉलोइंग टेस्ट्स आर कैरीड आउट ऑन सैंपल ऑफ ग्रीन क्रिस्टल्स। अब ग्रीन आयरन 2+ भी हो सकता है और ग्रीन क्रोमियम 3+ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। The crystals are dissolved in water and the resulting solution is divided into two portions. ठीक है, aqueous sodium hydroxide is added. ठीक है, आपने सॉल्यूशन बनाया उसका, ग्रीन जो भी सॉलिड था उसका सॉल्यूशन बनाया, फर्स्ट पोर्शन में डाला, ग्रीन पीपीटी मिले, उसके बाद लिख रहा है सॉल्यूबल इन एक्सेस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आयरन 2+ के ग्रीन प्रेसिपिटेट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस डालने से सॉल्युबल नहीं होते, ये सॉल्युबल हैं, इसका मतलब है क्रोमियम 3+ है। आगे देखिए, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना है, हीटेड गैस प्रोड्यूस विच टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू। इसका मतलब है अमोनिया गैस है। अब अमोनिया गैस किस आयन से बनती है, सोचो, अमोनिया गैस अमोनियम आयन से बनती है। किस तरह, जब आप अमोनियम आयन को हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर और अमोनिया गैस बनती है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अमोनियम आयन भी है। दो चीज़ें कंफर्म हो गई, क्रोमियम 3+ है, अमोनियम है। तीसरे पे आते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज एडिड यानी एसिडिफिकेशन की है, सेकंड पोर्शन फॉलोड बाय एक्वस बेरियम नाइट्रेट वाइट पीपीटी। अब बेरियम नाइट्रेट में बेरियम किसके साथ वाइट पीपीटी देता है, बेरियम सल्फेट के साथ वाइट पीपीटी देता है, बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी। तो क्या क्या कंफर्म हुआ, क्रोमियम है, अमोनियम है और सल्फेट है बेटा, तीन चीजें। Which three ions are present in the green crystals? तो अमोनियम, क्रोमियम और सल्फेट, द राइट आंसर मस्ट बी द ए। टेस्ट फॉर आयन आपको याद करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूँ। चेंजेस ऑफ स्टेट अकर्स बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये चेंज गैस से लिक्विड जा रहा है, तो बेटा ये हो गया कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, ये हो गया फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ये हो गया मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में जा रहा है, ये हो गया बॉइलिंग या एवापोरेशन। तो विच चेंजेस आर अकरिंग एट PQRS, तो कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, आर में है बॉइलिंग और मेल्टिंग। कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, बॉइलिंग और मेल्टिंग, ऑप्शन बी में आ रहा है बेटा, बच्चों वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द टेबल शोज इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑक्साइड्स। ठीक है, ऑक्साइड का स्ट्रक्चर और इफेक्ट ऑफ वाटर दिया हुआ है। सिंपल मॉलिक्यूलर है, जाइंट नहीं है, यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड लाइक नहीं है। उसके बाद बोलता है डिजॉल्व टू फॉर्म एसिड, इसका मतलब है एसिडिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। आगे चलिए, फॉर विच ऑफ द एलिमेंट्स नाइट्रोजन,
phosphorus, sulfur, silicon. Could this information about their oxide be correct? देखो बेटा, सिलिकॉन नहीं हो सकता, सल्फर का ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, सिंपल मॉलिक्यूलर है। फॉस्फोरस ऑक्साइड हो, P2O5, सिंपल मॉलिक्यूलर है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो, सिंपल मॉलिक्यूलर है। सिलिकॉन जाइंट मॉलिक्यूलर है, सिंपल नहीं है। तो किन के लिए ये बात सही हो सकती है? इन तीनों के लिए, नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए और सल्फर के लिए। So what is the right answer? The right answer must be the C, nitrogen, phosphorus and sulfur only, not silicon. तो सिलिकॉन वाले ऑप्शन आप हटा भी दें तो वैसे भी आसान हो जाएगा। देखो सिलिकॉन हट गया, ये दो तो वैसे ही हट गए। ए और सी में से कोई एक आंसर था, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ बेटा। विच स्टेटमेंट अबाउट आयोडीन एटम एंड आयोडाइड आयंस करेक्ट? आयोडीन का एटम और आयोडाइड आयन ग्रुप 7 का है ना, माइनस चार्ज होगा। इन दोनों के बारे में कौन सी बात सही है? नंबर 1, दे आर बोथ आइसोटोप। दे आर नॉट आइसोटोप। आइसोटोप में क्या होता है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वन इज आयन, वन इज एटम, दे आर नॉट आइसोटोप। दे अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शंस। अब सोचो, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। क्या आयोडीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? होंगे। आयोडाइड के कितने होंगे? 8। तो जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो गए तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। दे विल नॉट अंडरगो सेम केमिकल रिएक्शन, सेम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है। सी पे आ जाओ। दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन आने से या जाने से प्रोटॉन पे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। यस, दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन सेम होंगे इनमें। आखिरी बात पढ़ लेते हैं। दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। नहीं ना, जाहिर बात है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी तो फ़र्क आ गया होगा ना। आयोडाइड अलग चीज़ है, आयोडीन अलग चीज़ है बेटा, एटम और। तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो व्हाट इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा? दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस। ठीक है, विच सब्सटेंसेस आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, बाद में पढ़ेंगे, पहले चेक करते हैं लिखा हुआ क्या है इसने। स्टेट पूछ रहा है नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है, मोल्टिन में पूछ रहा है इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशन में पूछ रहा है। तो पहले खुद सोचो, आयोनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? सॉलिड। क्या रूम टेम्परेचर यानी सॉलिड पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जी नहीं। आयोनिक कंपाउंड मोल्टिन और एक्वस में करते हैं। तो दे आर सॉलिड, ए गलत हो गया। बी, सी और डी में से कोई आंसर है? क्या ये रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? जी नहीं। ये गलत, ये गलत, ये सही हो गया। क्या ये मोल्टेन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस। क्या ये एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? यस। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द डी। तो ये आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? न्यूक्लियॉन नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये दिया हुआ है 235, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। वो कह रहा है व्हाट इज न्यूक्लियॉन नंबर? 235, सी आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। एन आयोनिक कंपाउंड हैज द फॉर्मूला Al2O3। व्हाट आर द चार्जेस ऑन द आयंस? बेटा रिवर्स कर दो, ये रिवर्स, ये 3+ हो जाएगा, इसे रिवर्स कर दो 2- हो जाएगा। एल्यूमिनियम वैसे भी किस ग्रुप का होता है? 3 का। ग्रुप 3 की चार्ज क्या होता है? 3+। ऑक्सीजन किस ग्रुप का है? 6 का। तो 6 का चार्ज क्या होता है? 2-। तो 3+ और 2-। द राइट आंसर मस्ट बी द डी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं बेटा। Which two pair of atoms are held together by the same number of bonds? Okay, अब ये पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट पेयर ऑफ एटम, द
2 carbon atoms in C2H4 molecule ईथीन। देखो बेटा ईथीन ऐसा होता है C डबल बॉन्ड C। अब बताओ इन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहाँ देखो द कार्बन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम इन CO2। बेटा CO2 ऐसा होता है, तो कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच में भी डबल बॉन्ड है। तो मैं कह सकता हूँ ईथीन में कार्बन कार्बन के बीच में और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सेम टाइप के बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यस, द राइट आंसर मस्ट बी द ए। ये ऑब्वियस है तो मुझे नहीं लगता आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत है, पढ़ भी लोगे तो भी आंसर आपका समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल होता है, हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, CH4 के अंदर इंडिविजुअली एक एक बॉन्ड होता है। 2 ऑक्सीजन एटम इन O2 में डबल बॉन्ड होता है और 2 नाइट्रोजन एटम के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो मुझे मैंने कहा ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक यही आंसर, और कुछ और आंसर्स ऑब्वियस होते हैं ना, तो अब ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड is a simple molecule. There are 3 covalent bonds in each BF3 molecule. Each of molecule bonds is made by sharing 1 electron from the boron atom and 1 electron from fluorine atom. ठीक है, what is unusual? देखो बेटा बोरॉन जो है वो ग्रुप 3 का है। ग्रुप 3 के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3, 1 2 3। अगर ये 3 फ्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो क्या बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया? जी नहीं। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो आपको नहीं लगता ये अनयूजुअल है? क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग के बाद आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने चाहिए ना। बॉन्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? टू कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए फिर भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है, तो ये यूजुअल से हटके है ना। चेक करते हैं क्या बोलता है। इट इज अनयूजुअल फॉर नॉन मेटल सच एज फ्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। नहीं, फ्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, ये कोई खास बात नहीं है। द बोरॉन एटम इन ईच मॉलिक्यूल डज नॉट गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक नोबल गैसेस, यानी कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। क्या बोरॉन कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल कर पाया? जी नहीं, और ये अनयूजुअल है। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग किस लिए की जाती है? ताकि आउटर मोस्ट शेल क्या हो, कंप्लीट हो। तो ये वाला पॉइंट मुझे यूजुअल से हट के लगता है। अपनी समझ के लिए बाकी 2 पॉइंट भी पढ़ते हैं। द कोवेलेंट बॉन्ड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं है। द फ्लोरीन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक नोबल गैस, दे डेफिनेटली गेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक नोबल गैसेस। कैसे? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अब आप सोचो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले तो 8 हो गए ना। तो अनयूजुअल क्या था? बी, बॉन्डिंग बनाने के बाद भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूँ। देखिएगा, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अब आप देखें बेटा इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे तो सारी सही लग रही हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा और वाटर बनाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस है ना। तो एसिडिक, आपको याद होगा हमने सॉल्ट प्रिपरेशन की थी, एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस एल्कली, एसिड प्लस कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल और सॉल्ट्स ऑफ ऑक्साइड, ये ऑक्साइड वाले सॉल्ट हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवाए। अब सवाल ये है कि इसमें बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है, बस वो देख लो आप। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स यू मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। मेरा ख्याल है ए ही बैलेंस्ड है।
बाकी सब में उसने वैसे ही कुछ, ये खामा में टू टू लगाया हुआ है, ये देखो, हालांकि का प्रोडक्ट के अंदर वैसा कुछ भी नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूरत है। अब यहाँ देखो दो मैग्नीशियम है, यहाँ एक है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और टू मैग्नीशियम लगा है, तो टू मैग्नीशियम लगाने से कार्बन दो हो गए, यहाँ पे कार्बन एक रखा हुआ, ये भी गलत हो गया। तो बैलेंसिंग अगर आप चेक करें तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बैलेंस है, बाकी उसने प्रोडक्ट सही बनाए बट उसने बैलेंसिंग में गड़बड़ेशन की, खामा खाम इधर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइन एग्जैक्टली विद 16 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सल्फर का मास होता है 32, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो दो का कितना हो गया 32। अब सोचो 32 32 ग्राम से कंबाइन होती है, ठीक है। तो बेटा 16 कितने से कंबाइन होगी, 16 से, ठीक है। तो वो बोल रहा है 16 ग्राम ऑफ सल्फर, 16 ग्राम ऑफ सल्फर जाए बट 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होगी। तो 32 से कंबाइन होकर SO2 बनाती है, तो 16 से बनाएगी। द राइट आंसर इज सी। नॉट एग्जैक्टली द मोल क्वेश्चन, बट मोल से भी सिंपल क्वेश्चन है, तो सिर्फ देख के भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। Which compound has an empirical formula that is different from its molecular formula? इंपीरिकल अलग हो, मॉलिक्यूलर अलग हो। बहुत सारे फॉर्मूला ऐसे होते हैं जिनके इंपीरिकल मॉलिक्यूलर सेम होते हैं, ये पूछ रहा है किन में डिफरेंट है। ब्यूटेनॉल, अब सोचो क्या आप इसका इंपीरिकल फार्मूला अलग से बना सकते हो? जी नहीं, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका इंपीरिकल फार्मूला होगा, यानी C4H10O। हमें तो डिफरेंट वाला चाहिए। नीचे आओ, H2O2, क्या इसमें 1:1 का रेशियो है, तो इसका इंपीरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, HO। तो मैं कह सकता हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड का इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। राइट आंसर मस्ट बी द बी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 को देखो, क्या आप इसका इंपीरिकल बना सकते हो? नहीं बनेगा, यही चीज़ बनेगी। क्या आप H2O का इंपीरिकल बना सकते हो? जी नहीं, यही बनेगा दोबारा, तो सेम होंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ। 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वाटर। फिर बोल रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब सैंपल ऑफ सोल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। विच वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज द एल्कली। सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं कि अगर आप 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 सेंटीमीटर क्यूब में डाल के सोल्यूशन बनाते हो, तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो क्या होगी। तो सबसे पहले मोल्स निकाल लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 40, तो 4/40, 0.1, 4 डिवाइडेड बाई 40, ये हो गया 0.1 मोल्स हो गए, ठीक है बेटा। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइड कर दो इसको मोल अपॉन वॉल्यूम से, तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 0.25 डीएम क्यूब डिवाइड बाय 0.25। कॉन्सेंट्रेशन आ गई सोडियम हाइड्रोक्साइड की 0.4। अब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलें, पहले हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 25, जो आपने यूज़ किया यानी 0.025। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.4, तो मोल्स कितने हो जाएंगे 0.4 इंटू 0.25, 0.025, 0.4 इंटू 0.025, मोल्स आ गए 0.01 सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है, ये मोल्स आ गए। HCl की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 0.5, HCl का वॉल्यूम पूछ रहा है, मोल्स चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl में रेशियो क्या होता है 1:1, है ना। तो बेटा जो मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं वही मोल्स HCl के भी होंगे, तो
डायरेक्ट रख दो इधर, मोल्स तुम्हारे पास आ गए, ये है, यही वाले मोल्स होंगे 0.01। सी बराबर होता है एन अपॉन वी, वी बराबर हो जाएगा एन अपॉन सी के बेटा। आंसर मोल्स रेशो से निकाल लिए, कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, आंसर आ जाएगा 0.02 डेसीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो तो ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर क्यूब बेटा। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी। दैट्स इट, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आता हूँ। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है, एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 आर मिक्स टुगेदर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है अ सैंपल ऑफ मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ओके, देखो बेटा, एक्वस का मतलब हो गया H+OH-, पोटेशियम क्लोराइड का मतलब हो गया K+, क्लोराइड माइनस, मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब हो गया मैग्नीशियम 2+ और क्लोराइड। ओके, अब वो कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स एट ईच इलेक्ट्रोड। अब आप सोचो कैटाइन की डिस्चार्जिंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है? रिएक्टिविटी सीरीज पे। लेस रिएक्टिव विल बी डिस्चार्ज फर्स्ट। तो इन सारे कैटाइंस में से लेस रिएक्टिव कौन है? हाइड्रोजन। मैग्नीशियम डिस्चार्ज नहीं होगा, पोटेशियम डिस्चार्ज नहीं होगा, तो एक तो हो गया हाइड्रोजन जो डिस्चार्ज होगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। अब आते हैं एनाइंस पे। एनाइन में आपके पास क्या है? क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्लोराइड क्लोराइड मतलब एक क्लोराइड है और एक हाइड्रोक्साइड है। अब सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट। डाइल्यूट होगा तो कौन पहले डिस्चार्ज होता है? क्लोराइड या हाइड्रोक्साइड? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या देता है? ऑक्सीजन। ये देगा ऑक्सीजन और ये देगा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एनोड पे बनती है डेफिनेटली, और हाइड्रोजन कैथोड पे बनेगी। तो द राइट आंसर मस्ट बी द सी बेटा। वो बात समझ में आ गई। कैटाइन एनाइन डिस्चार्जिंग का सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। The table gives some statements about electrolysis and the reason why each statement is true. Okay. Which row shows correct statement and correct reason why statement is true? ठीक है, statement ये दिया हुआ है और साथ में reason दिया हुआ है, पढ़ना पड़ेगा। चलो पहला पढ़ो। Aqueous copper 2 sulfate, सही है, and aqueous copper 2 nitrate are suitable electrolytes when used to copper plate objects। अब सोचो, एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एप्लीकेशन है एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस की, और जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आप उसी मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं और कैथोड पे ऑब्जेक्ट डालते हैं। दैट्स इट। तो ये तो सही कह रहा है, यहाँ तक तो सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। बोथ सोल्यूशन कंटेन्स कॉपर 2+ आइन। यस, कॉपर सल्फेट में भी कॉपर 2+ आइन है, कॉपर नाइट्रेट में भी कॉपर 2+ आइन है। एंड ट्रांसफर कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और देखो, एनोड डिजॉल्व होता है और जाके कैथोड पे डिपॉजिट होता है, तो आपका जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो हो जाएगी इसमें। एनोड डिजॉल्व होगा, जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगा। क्लास के अंदर पूरी डिटेल से बताया है। द राइट आंसर मस्ट बी द ए। तो ये टोटली एक्टिव इलेक्ट्रोलिसिस वाला अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब वो बच्चे जिनको थोड़ा शक है, डाउट है कि सर हमने तो PCD में से चूज़ किया था, मैं बताता हूँ क्यों गलत होंगे। लेट्स सी। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिनियम ऑक्साइड द कार्बन एनोड हैव टू बी रिप्लेस्ड रेगुलरली। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। अब देखिए क्या बोलते हैं, द एनोड ग्रेजुअली डिजॉल्व इन मोल्टेन। जीने डिजॉल्व नहीं होता, इट बर्न्स अवे। एनोड जल जाता है, कार्बन के साथ रिएक्ट, कार्बन का होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, ये याद आओ। उसके बाद सी पे आते हैं। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सेम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। नहीं ना भाई, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जबकि कॉन्सनट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या बनेगा?
हाइड्रोजन और क्लोरीन, बात ही गलत हो गई। डी पे आ जाओ। When an aqueous mixture of zinc nitrate and copper 2 sulfate is electrolytes, zinc is formed on cathode। जी नहीं। अब आप सोचो, कॉपर 2 प्लस है और जिंक 2 प्लस है, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, ठीक है। जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। तो अगर जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है तो लेस रिएक्टिव विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो उसने बात ही गलत कर दी, आगे जाओ ही मत, ठीक है। तो वही बात खत्म, बी गलत, सी गलत, डी गलत। आई होप अगर किसी बच्चे को कभी डाउट हो रहा होगा सर बाकी वाले क्यों गलत हैं, तो जिनमें ऑब्वियस है वो तो मैं समझा देता हूँ, जो ऑब्वियस नहीं है वो अलग चीज़ होगी। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। स्टूडेंट्स proposed 4 cells to produce electricity in school laboratory, ठीक है। Which cell would produce the largest voltage in safe way? लार्जेस्ट वोल्टेज कब प्रोड्यूस होता है? जब रिएक्टिविटी सीरीज में डिफरेंस ज्यादा हो मेटल के बीच में। देखो सबसे ज्यादा डिफरेंस कहाँ है? सोडियम और कॉपर और मैग्नीशियम और कॉपर, इन्हीं में ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये दो तो हटा रहा हूँ मैं पहले। अब चेक करो नीचे, इलेक्ट्रोलाइट तो सही है। सवाल ये है कि क्या आप सोडियम को एज एन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हो फॉर सेफ इलेक्ट्रोलिसिस? जी नहीं। क्यों? क्योंकि सोडियम तो बहुत वायोलेंटली रिएक्ट कर जाएगा ना पानी के साथ, तो ये सेफ तो नहीं हुआ। इसलिए मैं सेफ साइड के लिए कहाँ जाऊंगा? ऑप्शन डी पे बेटा। आई होप बात समझ में आई कि उसने ये वर्ड यूज किया हुआ है, आप इसका ख्याल रखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड में फॉर्म इन एटमोसफेयर ड्यूरिंग लाइटनिंग एक्टिविटी, ठीक है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट्स आर एट हायर एनर्जी देन रिएक्टेंट, ठीक है। विच एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इज करेक्ट? तो जो एक्सोथर्मिक है पहले उसको हटा दूं, देखो ये और ये तो हट ही गए। अब आते हैं एंडोथर्मिक में सीओडी। आपको लगता है सी इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? अजीब सांप सा बना हुआ है। इट्स नॉट एक्चुअली। राइट आंसर, द राइट आंसर इज डी, ठीक है। इसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस नहीं मेंशन कर। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे सर बात तो सही है, अभी नहीं है ना सही। आप इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, इंथैल्पी चेंज मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्स राइट आंसर? इसमें कर सकते हैं बिल्कुल, ये देखिएगा करके दिखाऊं। आप इसे क्या कह सकते हैं? दिस इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और इसे क्या कह सकते हैं आप? एंथैल्पी चेंज। अब बताओ क्या तुम ऑप्शन सी में कर सकते हो ये सब कुछ? जी नहीं, नहीं कर सकते। तो व्हाट्स राइट आंसर? राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आता हूँ। विच टू प्रोसेसेस बोथ आर एंडोथर्मिक? हीट इज एब्सॉर्ब। देखो बेटा, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, तो ऑप्शन ए हटा दो। ऑल कंबशन आर एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी हटा दो। अब आते हैं क्रैकिंग और फोटोसिंथेसिस। क्रैकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, तोड़ना, एंडोथर्मिक होता है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक होता है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज सी, ठीक है। और रिस्पायरेशन जाहिर बात है उसका और ऑपोजिट होता है, तो अगर एक एंडोथर्मिक है तो दूसरा एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट वो है ना, रिवर्स प्रोसेस है। तो दोनों एक्सो या दोनों एंडो तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं रिएक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 21 पे आता हूँ बेटा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सही कह रहा है। Which changes in conditions will result in lowest the rate of production of hydrogen? यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कम करना है। तो जो जो चीज़ें आपको याद हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, उनके रिवर्स चल जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है एसिड कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ दिया हुआ है सॉलिड पार्टिकल, यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है। तो कॉन्सेंट्रेशन कम कर दो, रेट स्लो हो जाएगा। पार्टिकल का साइज बढ़ा दो, रेट कम हो जाएगा।
टेम्परेचर कम कर दो, रेट कम हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज। तो मुझे तो आंसर बी लग रहा है। और से देखिए, यहाँ देखें, दिस इज डिक्रीज, दिस इज इंक्रीज, दिस इज डिक्रीज बेटा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर मस्ट बी द बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ बेटा। कार्बोनेट्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यस, हमें पता है। A student uses excess carbonate and 100 centimeter cube of 0.1 mole per dm cube, यानी 0.1 into 0.1 is 0.01 moles। सही है। ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि कार्बोनेट क्या है बेटा, एक्सेस यूज कर रहा है, तो एसिड आपका लिमिटिंग हो गया। एंड मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, रेगुलर टाइम। द रिजल्ट एक्स the result give line x on the graph. The student repeats the experiment using 50 centimeter cube of 0.2 mole per dm cube acid. अच्छा, whilst keeping everything else the same, सब कुछ सेम रखा हुआ है, सिर्फ 100 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 50 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, 0.1 की जगह 0.2 कर दिया। तो इसका मतलब है मोल्स अभी भी सेम है, 0.2 इंटू 0.05, 0.01, मोल तो सेम है। ठीक है, तो मोल सेम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट सेम होगा। अब सवाल ये है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, 0.1 से 0.2 कर दी, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या होगा, फास्ट। अमाउंट सेम रखी है तो प्रोडक्ट की अमाउंट सेम होगी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रेट बढ़ जाएगा, ग्राफ ज़्यादा स्टीप होगा। अब सोचो ये x है, अब वो पूछ रहा है बताओ जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसका ग्राफ क्या होगा। देखो, विच लाइन शो द रिजल्ट ऑफ द सेकंड एक्सपेरिमेंट, ग्राफ क्या होगा। तो ए गलत और डी गलत। ना अमाउंट कम होगी ना अमाउंट बढ़ेगी, क्यों, आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट सेम यूज़ की हुई है। ठीक है, अब बताओ सी और डी में से, सी और बी में से एक आंसर है। तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो तो ग्राफ ज़्यादा स्टीप होता है। तो बेटा एक्स का ग्राफ वो मोटी लाइन से दिया हुआ है, तो ये मैं बी पे टिक लगाऊंगा। क्यों, ज़्यादा स्टीप लग रहा है, देखो फास्ट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आऊंगा बेटा। इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल हमें पता है। अ कैटलिस्ट इज एडेड टू द रिएक्शन मिक्सचर शोन इन द इक्वेशन, बिल्कुल P2O5 यूज होता है यहाँ पे कैटलिस्ट। वट इज द पर्पज ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, ऑल्टरनेटिव पाथ की। तो लिखा हुआ है टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ओ ए आंसर, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी, जो ऑल्टरनेटिव पाथ होता है, लिखता नहीं है बट मतलब इसका वही होता है। ठीक है, तो इसमें आपको मजीद जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वाली चीज थी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर राइट होना चाहिए ए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आता, विच चेंज इन्वॉल्व्स रिडक्शन, कहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+। हाँ, तो कुछ नहीं हो रहा, रिडक्शन दे। कॉपर टू ब्रास, तो फिजिकल चेंज में तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ही नहीं होती, क्योंकि मिक्सचर है ना, अलॉय मिक्सचर होता है, उसमें तो प्रॉपर्टीज वैसी रहेंगी एज इट इज। इथीन टू पॉलीइथीन, कुछ भी नहीं होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा और आगे और बॉन्ड बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैंड टू सिलिकॉन राइट लग रहा है, बाकी तीन ऑप्शन तो गलत है। अब ये सही क्यों है जरा सुनिएगा। सैंड क्या होता है, SiO2। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन हेयर, +4। सिलिकॉन, ऑल एलिमेंट्स हैव ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब सोचो अगर कोई चीज़ +4 से 0 में जा रही है तो वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन हो रही है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, एंड आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता, अंडर सर्टेन कंडीशंस आयरन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म आयरन 3 क्लोराइड, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज करेक्ट। रिएक्शन गौर से देख लिया, अब देखते हैं। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, चेक कर लेते हैं।
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ 3+ गई, तो 0 से 3+ का मतलब ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गई। यहाँ पे क्लोरीन 0 है और क्लोरीन गई है -1 में, ठीक है, क्लोरीन -1, तो 0 से -1 का मतलब हो गया रिडक्शन। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, आयरन रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, क्यों, इसने आयरन को ऑक्सीडाइज किया और खुद क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूं बेटा। द इक्वेशन शोज अ रिएक्शन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, बिल्कुल हमें पता है, विच चेंज वुड मूव द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब बैकवर्ड। क्या करूं कि ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पीछे आ जाए, लेफ्ट साइड पे आ जाए। एडिंग मोर ऑक्सीजन, आप सोचो अगर आप ऑक्सीजन डालेंगे तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से तो फॉरवर्ड जाएगा, राइट पे जाएगा, हमें तो लेफ्ट पे आना है। इंक्रीज इन प्रेशर, आप सोचो प्रेशर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं, रिएक्टेंट के मोल्स ज़्यादा हैं। ये भी गलत हो गया, हमें तो राइट पे नहीं जाना। इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, किसी रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होता है, वहाँ शिफ्ट होता है जहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बैकवर्ड आ जाएगा। राइट आंसर मस्ट बी द सी, यानी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। रिमूविंग SO3 फ्रॉम द रिएक्टेंट मिक्सचर, अगर आप SO3 हटाएंगे, यू रिमूव द प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम राइट साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड चला जाएगा, तो डी भी गलत हो गया, हमें तो लेफ्ट पे जाना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहा हूँ बेटा। द टेबल शोज pH values of some substances that can be consumed by humans। पीएच वैल्यूज आपको दी हुई हैं, पी की दी हुई है 6.6, क्यू की 3.1, आर की 10.4 और एस की 7.8। चेक करें विच स्टेटमेंट अबाउट दीज सब्सटेंसेस इज करेक्ट। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। पी इज अल्कलाइन, सोचो अगर 7 से पीएच कम हो तो वो अल्कलाइन होता है, नहीं, एसिडिक होता है, ये गलत हो गया। Q हैज़ लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, देखो बेटा अगर कंसंट्रेशन लोवेस्ट होगी तो 7 के करीब होगा ना, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होंगे तो 0 के करीब होगा, तो Q की pH तो सबसे कम है, इसका मतलब है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन सबसे ज़्यादा है, मोस्ट एसिडिक यही है ना। बी गलत हो गया, सी पे आ जाओ। आर कैन न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड, आर एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है इन स्टमक, तो पहले तो चेक करो क्या आर बेसिक है, हाँ 7 से ज़्यादा पीएच है तो बेसिक हो गया। क्या बेस एसिड को जो स्टमक में होता है उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो राइट आंसर इज सी। आखिरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एस हैज़ अ पीएच वैल्यू क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल, चेक करें, नॉट क्लोजेस्ट, सही है, न्यूट्रल के क्लोजेस्ट नहीं है, क्लोजेस्ट तो 7 होती है, यानी अगर ये होता यूँ समझ लो 7.2 तो भी हम मान लेते। मैं कह सकता हूँ पी के लिए, P इज़ कंपैरेटिवली मोर क्लोजेस्ट टू द न्यूट्रल एज कम्पेयर टू S, तो आप नहीं कह सकते कि pH वैल्यू ऑफ S इज क्लोजेस्ट टू द न्यूट्रल। देखिए दोनों को कंपेयर करें बेटा, समझ में आ जाएगी बात। अगर मैं आपको बोलूँ P और S में से किसकी pH 7 से ज़्यादा क्लोजेस्ट है, तो आप P कहेंगे ना। इसमें 0.8 का डिफरेंस है और इसमें 0.4 का डिफरेंस है, तो क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल कौन सी हो गई, P, नॉट S, गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे आता हूँ। सोल्यूशन X इज एडिड टू सॉलिड सॉल्ट, कोई सॉल्यूशन है X, आपने उसको सॉलिड सॉल्ट में डाला, कॉजिंग गैस Y टू बी इवॉल्व, ठीक है,
उसके बाद बोलता है गैस वाई डिजॉल्व इन वाटर रिजल्टिंग द सॉल्यूशन पीएच लेस देन 7 का मतलब हो गया एसिडिक गैस है ये। अब सोचो ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसके साथ सॉल्यूशन डालने से एसिडिक गैस रिवॉल्व होती है। तो बेटा किसी एसिड को अगर कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो एसिडिक गैस होती है। एसिड प्लस कार्बन हो गया, बात समझ में आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डालोगे एसिडिक गैस है तो पीएच 7 से कम हो जाएगी। व्हाट आर द पॉसिबल आइडेंटिटीज ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हटा देता हूँ, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड हटा देता हूँ। अब सोचें एसिड और एसिड में से कोई एक आंसर है। सोचो क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करके कोई एसिडिक गैस प्रोड्यूस करता है? जी नहीं, जी नहीं। क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो अगर आप एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या प्रोड्यूस कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करती किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। अमोनिया वैसे भी अगर चलो सपोज करो कहीं पे प्रोड्यूस हो भी रही हो, सपोज करो कोई बच्चा बोले सर मैंने तो देखी थी है तो सवाल ये है कि अमोनिया इज बेसिक और अल्कलाइन गैस, तो वो तो पीएच को 7 से कम नहीं करेगी, 7 से बढ़ाएगी। So what is the right answer? The right answer is डी प्रोडक्ट। तो इसीलिए मैंने शुरू में सोचा जब उसने मुझे कहा कि सॉलिड सॉल्ट के अंदर आपने सॉल्यूशन एक्स डाला और कोई गैस इवॉल्व हुई और उसने पीएच को 7 से कम कर दिया, तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि सॉल्यूशन तो एसिड हो सकता है और सॉलिड कार्बोनेट्स हो सकते हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और वो एसिडिक गैस है, ठीक है। तो हिंट देता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आए। विच सब्सटेंस रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्योर सैंपल ऑफ लेड टू सल्फेट। देखो ऑल लेड कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल, इसका मतलब है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से बनेगा। एक बात, प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं? व्हेन टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड एंड दे फॉर्म एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इसका मतलब है आपको कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। देखो लेड फॉइल सॉलिड है, प्रेसिपिटेशन दो सॉलिड को मिलाने से नहीं होता, पाउडर्ड नहीं होता, पाउडर्ड नहीं होता। एक्वस लेड टू नाइट्रेट, जब भी प्रेसिपिटेशन होगी तो दो सॉल्यूशंस मिलकर के एक सॉलिड बनाएंगे, राइट। ये डेफिनेशन है। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 1 हो गया, एक्वस लेड टू नाइट्रेट सॉल्यूशन 2 हो गया। इन दोनों के मिलाने से एक सॉलिड बनेगा लेड टू सल्फेट, बिकॉज ऑल लेड कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट लेड टू नाइट्रेट। तो प्रेसिपिटेशन की डेफिनेशन से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आए। A pure sample of salt is obtained by filtration, पहले फिल्टर किया, फॉलोड बाय एवापोरेशन, ठीक है, ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी पहले आपने फिल्टर किया फिर जो फिल्ट्रेट आया उसको एवोपरेट किया या क्रिस्टलाइज किया फिर आपको सॉल्ट मिला। ऐसा कौन सा तरीका किस सॉल्ट के लिए हो सकता है? विच पेयर ऑफ रिएजेंट वुड प्रोड्यूस द सॉल्ट। अब ये ज़रा ट्रिकी सवाल है, याद रखिएगा। कॉपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सवाल ये है कि क्या कॉपर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होता है? जी नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर नीचे है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। नीचे आ जाओ, एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आप देखो जब मैंने आपको एटीपी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्युबल सॉल्ट दो तरह से प्रिपेयर होते हैं, एक एक्सेस बेस या एक्सेस कार्बोनेट प्लस एसिड, दो जब आप टाइट्रेशन कर रहे हो सॉल्युबल एसिड और सॉल्युबल बेस, दो तरीके होते हैं, तो ये उनमें से एक है। अब आप सोचें जब आप एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट HCl में डालेंगे तो पहले आप एक्सेस कॉपर टू कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर जो कॉपर क्लोराइड बन जाएगा उसमें से कॉपर फिल्ट्रेट में जो होगा उस कॉपर क्लोराइड को निकालने के लिए क्या करोगे? क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन करोगे। तो व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज बी।
अच्छा आगे पढ़ते हैं क्यों गलत है। एक्वस सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो ये क्लोराइड देगा और ये सिल्वर आयन देगा, तो क्या बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड PPT। प्रेसिपिटेट में एवापोरेशन नहीं करते, सिर्फ फिल्ट्रेशन करते हैं, सॉल्ट मिल जाएगा। इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन है ये। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप सोचो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्युबल, तो इसके लिए टाइट्रेशन करनी पड़ेगी, नॉट फिल्ट्रेशन। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज अगेन बी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ। विच सेट ऑफ कंडीशन इज यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। देखो अब नॉलेज भी, अब जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो अब समझ में आएगी ना। देखो किसी एक बात को पकड़ लो, ये बताओ कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है V2O5, तो ऑप्शन बी हटा दूं, आयरन लिखा हुआ है। अब बताओ कॉन्टैक्ट प्रोसेस के अंदर प्रेशर कितना यूज होता है 1 to 2 एटमोस्फेरिक, यस और नो। तो अब सोचो ये हट गया और ये हट गया, अबे यार ठीक है 1 to 2 एटमोस्फेरिक होता है, तो ऊपर वाला 200 और नीचे वाला हट गया, ये दोनों हट गए, क्या बचा सी। अब कंफर्म करते हैं, देखिए वाई सी इज द राइट आंसर। भाई टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 450 यूज होता है, हाँ ये रहा, रेंज दी हुई है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक होता है, ये रहा। कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है वेनेडियम 5 ऑक्साइड, ये रहा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज सी, नॉलेज बेस्ड। पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन, ठीक है। विच सब्सटेंस इज एन अनरिएक्टिव गैस फाउंड इन द एटमोसफेयर। अनरिएक्टिव हो और एटमोसफेयर में फाउंड हो, तो अब जरा समझिएगा बात को। ये होगी ऑक्सीजन, ठीक है, और ये होगी आर्गन। पहले तो ये बताओ इनमें से अनरिएक्टिव कौन सी, आर्गन। और अनरिएक्टिव क्या वो एटमॉस्फेयर में होती है? यस, नोबल गैसेस, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर पढ़ा है, उसमें नोबल गैसेस होती है। नोबल गैसेस के अंदर भी कौन सी गैस होती है? आर्गन। तो राइट आंसर मस्ट बी द डी। तो उसने अनरिएक्टिव लिखा, उससे ही पहचान गया, एक ही दी हुई है डी। ऊपर देता तो चलो थोड़ा सोचते कि यार और कौन सी गैस हो सकती है, हमने तो अनरिएक्टिव इसमें दी हुई एक गैस है, कौन सी? आर्गन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में चेक करोगे तो यहाँ हीलियम होगा, यहाँ नियॉन होगा और ये नीचे आर्गन होगी। क्वेश्चन नंबर 33। आयरन इज ऑब्टेन इन द ब्लास्ट फर्नेस फ्रॉम द ओर हेमेटाइट। अब फिर से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पूरे अच्छे तरीके से आती होगी वो सॉल्व कर लेगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज टू रिमूव एसिडिक इम्प्यूरिटी, यस। ये पॉइंट आपके पास कॉपी में भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। सो व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर है। अब देखो ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो वैसे पढ़ भी लो तो ऑब्वियसली गलत ही होते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कोई मसला होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 पे आता हूँ। पोल्यूशन में बी कॉज बाय ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। विच एलिमेंट्स कैन ईच फॉर्म मोर देन वन ऑक्साइड? दे ऑल। कैसे? कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाई भी होता है। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होता है। तो तीनों ही मोर देन वन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, द राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आता हूँ, ठीक है। A river runs through an area of land, ठीक है, that is used for growing cotton. The cotton farmers applies a large amount of fertilizer. ये पॉइंट है ना। अच्छा अब आपको याद कराऊं, मैं थोड़ी सी बात याद दिलाऊं। आपको याद है जब हमने यूट्रोफिकेशन पढ़ा था तो हमने उसमें कहा था कि एक्सेस फर्टिलाइजर्स ड्रेन आउट इनटू रिवर ड्यू टू हैवी रेन। और उसमें क्या क्या होता है? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स जब पहुंचते हैं रिवर में तो एल्गी जो होते हैं वो उन्हें कंज्यूम करते हैं, रैपिड ग्रोथ करते हैं, सरफेस को कवर करते हैं, सो यूट्रोफिकेशन होती है। अब देखो आगे क्या बोलता है, दिस कॉज यूट्रोफिकेशन इन द रिवर वाटर। बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब ज़रा नॉलेज बेस सही है तो आपको जो
यूट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ा है आपको, ज़रा सोचिएगा। डिक्रीज लेवल्स ऑफ मिनरल सॉल्ट कॉज यूट्रिफिकेशन, नहीं, मिनरल सॉल्ट की डिक्रीज होने से यूट्रिफिकेशन नहीं होती। डिसैलिनेशन, वो मतलब रिमूवल ऑफ सॉल्ट, सही है, ऑफ द रिवर वाटर अकर्ड, ऐसा तो कुछ नहीं होता बेटा। मैंने क्या, एक्सेस फर्टिलाइजर यूज करने से आपका वाटर डिसैलिनेटेड हो जाता है? जी नहीं। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ फॉस्फेट कॉज्ड यूट्रोफिकेशन, यस। फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, इसे नाइट्रेट नहीं दिया हुआ, बट फॉस्फेट और नाइट्रेट दोनों से होता है। क्यों? रीजन बताता हूँ। एल्गी क्या होता है? माइक्रो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स ग्रोथ के लिए कौन सी तीन चीज़ें चाहिए होती है? NPK। तो नाइट्रेट नाइट्रोजन से मिल सकते हैं, फॉस्फोरस, फॉस्फेट में फॉस्फोरस होती है, उससे मिल सकती है, और नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन मिल सकती है। तो नाइट्रेट्स एक्सेस हो जाएं तो भी एल्गी की ग्रोथ होगी, फॉस्फेट एक्सेस हो जाएं तो भी एल्गी की ग्रोथ होगी। क्यों? क्योंकि प्लांट ग्रोथ डिपेंड करती है NPK के ऊपर। सो द राइट आंसर इज सी। आगे चलो, ऑप्शन डी अपनी समझ के लिए पढ़ते हैं। ऑक्सीजन लेवल इन द रिवर वाटर इंक्रीज्ड, उल्टा बोल रहा है। बैक्टीरिया कंज्यूम द डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता, गलत बोल रहा है। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच कंपाउंड इज एन अल्केन? देखो, या तो सिंगल बॉन्ड देख लो या फिर CnH2n+2 देख लो, आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर इज बी। देखो, ये थोड़ा चालाकी करके देता है तो डरो मत इससे, ठीक है। CH3 CH CH3 CH3, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10। यहाँ जाओ, इसको देखो, ये अल्कीन है। इधर देखो, ये छुपाया हुआ है इसने यहाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH टू और CH3, तो ये अल्केन नहीं है, ठीक है, हमें अल्केन ढूंढना है। इधर आओ, इसको देखो, इसमें भी यहाँ डबल बॉन्ड छुपाया हुआ है, गौर से देखें, CH लिखा हुआ है। चालाकियाँ देख रहे हो इसकी? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। इसी तरह यहाँ देखें बेटा, इधर भी इसने डबल बॉन्ड छुपाया हुआ है, गौर से देखें, CH3 C, दो CH3 हैं, डबल बॉन्ड और CH2 है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। अल्केन सिर्फ क्या होगा आपका बेटा? बी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 पे आता हूँ बेटा। द इक्वेशन शोज द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन ब्यूटानॉल इज कंप्लीटली कंबस्टेड। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एक्स? सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करो, तो 4 हैं, यहाँ 4 लगाओ, या 9 और 1 10 हो गए, तो यहाँ 5 लगा दो। नाउ 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 8 और 5 13, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो कितने रह गए? 12, यहाँ 6 आएगा, तो 6 4 5, 6 4 5, 6 4 5, राइट आंसर मस्ट बी द डी। मुफ्त का एक मार्क। बैलेंसिंग सीक्वेंस याद रखिएगा। 38, प्रोपानोइक एसिड, प्रोप का मतलब 3, ठीक है, या मैं यूं भी कर देता हूँ, CH3 CH2COH रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ये बनाएगा कैल्शियम प्रोपानोएट, CH3 CH2COO टेकन ट्वाइस। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलेट पे -1 चार्ज होता है और कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो फॉर्मूला यही बनेगा, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बना दी। द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन आर कैल्शियम प्रोपनोएट, ये रहा, देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड ये रहा, वाटर ये रहा। और बोलो, व्हाट इज द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन? ऑप्शन ए हटा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला गलत दिया हुआ है कैल्शियम प्रोपनोएट का। ऑप्शन बी सही हो सकता है, बल्कि बिल्कुल ही सही है, चेक करें। ऑप्शन सी पे आए बेटा, यहाँ देखें, C3 और ये C4 हो गया, तो ये प्रोपनोइक नहीं होगा, ये ब्यूटानोइक हो गया। 4 कार्बन हो गया ना, 3 और 1 4। ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि 3 और 1 4, 4 कार्बन है, ब्यूटानोइक नहीं बोला है, प्रोपनोइक बोला है। डी भी गलत। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज बी। और चेक करें, बिल्कुल वही इक्वेशन दी हुई है मैंने, जो मैंने बनाई है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए. विच रो शोज ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पॉलीमर लिस्टेड. नाइलॉन, नाइलॉन में अमाइड लिंक होता है ये वाला. ठीक है बेटा. तो इसमें होगा कार्बन होगा, इसमें नाइट्रोजन होगा, इसमें ऑक्सीजन होगा, इसमें हाइड्रोजन होगा. ठीक है. नाइलॉन. पॉलीथीन तो हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन और हाइड्रोजन होगा बस. टेरिलीन में एस्टर लिंक होता है, ओ ओ सी. ठीक है. तो इसमें कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा. ठीक है. अब चेक कर लो. नाइलॉन में नाइट्रोजन, तो ऑप्शन ये और इन दोनों में से कोई एक होगा. ठीक है. तो ये हट गए. आ जाओ. पॉलीथीन में सी एच दोनों सही हैं. टेरिलीन में नाइट्रोजन नहीं होता. ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 40. द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीअमाइड इज शोन. ठीक है. विच मोनोमर्स वुड प्रोड्यूस दिस पॉलीमर. देखो बेटा ये रिपीट यूनिट है, गौर से देखो. एक ये रहा और एक ये रहा. यानी बॉक्स के एक तरफ NH और एक तरफ C डबल बॉन्ड हुआ है. तो इसके मोनोमर क्या होंगे? ये रहा. चेक करें. बॉक्स के एक तरफ NH और एक तरफ, यानी इससे ये हटेगा, इससे ये हटेगा और पॉलीमर बनता जाएगा. सही है. तो अमाइनो एसिड है ये. अमाइनो एसिड, अमाइन भी है और एसिड भी है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज ए, प्रोटीन. अगर भूल गए हो तो कंडेंसेशन पॉलीमर दोबारा से रिवाइज कर लो. ठीक है. अच्छा, आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ. दुआओं की ख़ास दरख्वास्त